लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए है एक बिग अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अपने एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे संकल्प बैच 2026 में। दिस इज अ इंग्लिश मीडियम बैच, यानी कि इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज को समझाया जाएगा इंग्लिश में, बट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हिंदी में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी मिल सके। एंड अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे टाइटन बैच में, जिसका प्राइस है 11,999। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी साल 2025 में एक अच्छी रैंक हासिल करें, जो कि यूपीएससी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसको हम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में सृजन के नाम से जानते हैं, जिसने पिछले सालों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू हैव टू एनरोल विद दिस बैच इन 11,800 रुपीज। एंड अगर आप अभी कॉलेज में हैं और चाहते हैं कि आप अपने यूपीएससी को 2027 तक लेकर जाना चाहते हैं और 2027 में अपीयर हो रहे हैं, देन यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, दैट इज यूपीएससी प्रारंभ बैच, and you can enroll in this batch with 34,999 rupees। बट अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे प्रहार बैच में, जिसका प्राइस है ओनली 7,999 रुपीज। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिना ऑप्शनल के तो सक्सेस हासिल होगी नहीं, तो आप ऑप्शनल बैचेस को भी अवेल कर सकते हैं। 2025 के जो ऑप्शनल बैचेस हैं, दे आर अवेलेबल एट 8,999 रुपीज। और अगर आपको इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर विच इज गिवन हेयर ऑन योर स्क्रीन। और अगर आप इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिग हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। So in this series, we have now reached to the idea of biodiversity conservation and strategy. In the previous session, हमने बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, how is it measured, and उसको लेकर ग्लोबल लेवल पर क्या नए कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, जहां पे देखा गया कि अगर किसी एक रीजन में 1500 से ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज हैं, एंडेमिक वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, और उस रीजन पर लार्ज स्केल पर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, जहां पे 70% से ज्यादा लॉस हो चुका है, तो उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। और हमने साथ साथ यह भी जाना कि यस, फॉर अ रीजन, फॉर एन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल, अ वाइटल रोल। क्योंकि अगर किसी इकोसिस्टम को सरवाइव करना है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होनी बहुत जरूरी है, उसके अंदर फूड वेब का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से इस पूरे के पूरे विश्व में कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिससे कोई एक स्पीशी अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस पूरे इकोसिस्टम की बाकी स्पीशीज पर इतना प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हाई रखते हैं, वैरायटी और वेरिएबिलिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स अच्छी होती है, तो इवेंचुअली वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कहलाता है। बट हां, यह भी बात है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारा थ्रेट इस बायोडाइवर्सिटी पे आ गया है। जब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट है, तो इवेंचुअली देयर विल बी नीड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और उसको कंजर्व करने के लिए देयर विल बी सम स्ट्रेटजीज। आज की क्लास में अगर आप इस चैप्टर को हमारी बुक में देखेंगे तो इट इज वेरी लेंथी चैप्टर, बट यस, आई एम गोइंग टू कन्फाइन यू विद सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हियर। बट जो बाकी का पार्ट है उनको अकॉर्डिंगली जैसे जैसे कन्वेंशंस आएंगे वहां पढ़ाया जाएगा। Right? So please do not worry. I'm not going to leave anything. Just to make you people aware about the fact that when we are talking about the biodiversity conservation, this is needed at this point of time. Why is it so? Biodiversity conservation is required. क्योंकि biodiversity पे large scale पे अभी क्या है? Threat है। बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट किस कारण से है? दो मेजर चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है। पहला एक कारण है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण फॉरेस्ट फायर्स जैसे इंसिडेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपको इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स दिखाई देंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी इरेटिक हो गए हैं। फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव जैसी जो क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस डेवलप होता है। क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं, हमारी जो टॉलरेंस है, जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है दैट इज क्वाइट हाई। हम तो 52 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा हैं, हम -10 -15 में भी बड़े आसानी से रह लेते हैं। इसका कारण क्या है? बिकॉज ह्यूमंस हैव द कल्चरल सॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। कल्चरल सॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मींस इफ ग्लोबल वार्मिंग इज टेकिंग प्लेस, हमने अपना एसी ऑन कर लिया, हम अपने टेम्परेचर से बच गए। बट यहां पे सबके पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, इसलिए ये एक लार्ज स्केल थ्रेट ह्यूमंस पे भी है। बट जब हम बात करेंगे एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उनके लिए क्या होगा? उनके पास तो ऐसा कोई कल्चरल सॉल्यूशन नहीं है ना कि या तो तुम बोलो कि हाँ हाथी को अगर ज्यादा ठंड लगी है तो हाथी भी कहीं ना कहीं जाके एक कंबल ओढ़ लेगा। नहीं ना, ऐसा नहीं है। इसलिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ये मॉनसूनल पैटर्न, जो ये रेनफॉल पैटर्न, जो ये हीट वेव, जो ये फ्लड्स, जो ये ड्रॉट्स, ये इवेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से स्पीशीज के ऊपर थ्रेट डेवलप होता है। सेकेंड मेजर थ्रेट है आजकल जो देखा जाने लगा, वो है इन्वेजिव स्पीशीज का। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? ये ऐसी स्पीशीज है जो कि एक रीजन के अंदर फॉरेन स्पीशीज होती हैं। मान लो आज मैंने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, लेट्स से दिस स्टूडियो, इसके अंदर मैंने कोई एक फॉरेन स्पीशी को इंट्रोड्यूस कर दिया। धीरे 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 वो फॉरेन स्पीशी, पहले तो वो अकस्टम नहीं हो पाएगी इस एनवायरनमेंट के साथ, फिर धीरे धीरे वो अक्लेमेटाइज हो गई, अकस्टम हो गई। क्योंकि उनकी अकस्टम होने की, अक्लेमेटाइज होने की, अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत फास्ट थी, वो जल्दी वहां से क्या हो गई? अकस्टम हो गई। वो फॉरेन स्पीशी अब इस रीजन की क्या हो गई? नेचुरलाइज्ड स्पीशी, यहां की नेचुरलाइज्ड स्पीशी हो गई। अब एक बात बताओ, किसी भी एक इकोसिस्टम में फूड चेन तो फिक्स है कि हाँ इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, ठीक है। अब बाहर से कोई व्यक्ति आया, जो लोग जो ऊपर खाने वाले हैं उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो तो खा नहीं रहे इसको। इसका मतलब क्या है? इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है इस इकोसिस्टम में। इस स्पीशी की अब पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो नेटिव स्पीशीज होंगी उनके रिसोर्सेज को भी क्या करने लगेगी? खतरनाक तरीके से खत्म करने लगेगी, एंड हेंस विल बिकम इन्वेजिव इन दैट एरिया। सो पहले कोई स्पीशी फॉरेन होती है, कभी कभी ये एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाती है उस इकोसिस्टम में, कभी कभी डेलिबरेटली हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लेटर ऑन स्टेजेस पे जानेंगे भी। फिर वो अकस्टम होके नेचुरलाइज हो जाती है, नेचुरलाइज होने के बाद वो इन्वेजिव हो जाती है। सो ये दो मेजर थ्रेट हमारे सामने बायोडायवर्सिटी को लेकर आते हैं। जब ये बायोडायवर्सिटी को लेकर थ्रेट हमें दिखाई देता है तो इस थ्रेट से बचने के लिए क्या हमने कोई बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किया? हां जी सर, इसको कंजर्व करने की जरूरत है। तो इस कंजर्वेशन के लिए हम अपनाते हैं वेरियस स्ट्रेटजीज के रूप में सबसे पहली चीज तो ये जाने कि हमारे पास होना चाहिए एक डेटा होना चाहिए। उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता हो कि पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है। जब हमें यह पता होगा तभी तो हम उन्हें क्या कर पाएंगे? कंजर्व कर पाएंगे, या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। दैट इज समथिंग इज रिक्वायर्ड, और इसका जिम्मा लिया IUCN के द्वारा। IUCN, आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जो बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो थोड़ा ध्यान से इन ऑर्गेनाइजेशन को समझना है। IUCN एक एनजीओ है, राइट। अब ये जो एनजीओ है ये क्या करती है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऐसे ही याद रखते, क्योंकि मैंने क्या सोचा हुआ है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चलता कि ये किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके नाम में इंटरनेशनल लगा है,
वो जनरली एनजीओज या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये आप एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, 99.9% इट विल वर्क। क्योंकि हम प्रीलिम्स में जाते हैं, कोई नया ही अतरंगी सा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, हमें नहीं पता होता, फिर उसके बारे में हमें जानकारी वहीं जाके ही जुटानी पड़ती है, तो वो एक सिंपल दिमाग हम लगा सकते हैं। जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जैसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, वो सब क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो ये IUCN है, ये IUCN क्या करती है? IUCN एक डेटा पब्लिश करती है, उस बुक का नाम होता है रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक के अंदर डिफरेंट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग, वो क्राइटेरिया हमें याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है, उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। क्राइटेरिया उसमें यह भी होगा कि उनका पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाएगा? क्लासिफाई किया जाएगा। और अगर मान लो कोई एक ऐसी स्पीशी उस क्लासिफिकेशन के अंदर आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मान लीजिए, तो उस क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने का मतलब यह है कि अब इसकी पॉपुलेशन है खतरे में, तो हमें ज्यादा कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आती है कि वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, मतलब जंगलों में खत्म हो गई है, और वो अगर जंगल में खत्म हो गई है तो अब वो कहां पे मिलेगी हमें? सिर्फ चिड़ियाघर में, जू में या एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर। तो उन्हें भी अब उनकी ब्रीडिंग करवाने की जरूरत है, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की जरूरत है, अदरवाइज वो कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो कि लीस्ट कंसर्न्ड है, तो वी विल नॉट गिव मच फोकस टू दैट स्पीशी, बट यस वी विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी। सो ये कैसे पता लगता है? Until and unless we have a proper scientific data associated with the number or the about the population, idea of the population of such species, we will not be in a position to conserve them in a better manner. So for that fact, we come to the idea of a red data book, and this red data book contains the list of all endangered, vulnerable, threatened as well as critically endangered species. बट एक बात बता देता हूं, यहां पे ये जो रेड डेटा बुक है, ये कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी करती है, दैट इज हाइब्रिड स्पीशीज। क्योंकि हाइब्रिड स्पीशीज और डोमेस्टिकेटेड टेक्सा जो है, ये इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है। हाइब्रिड स्पीशीज और इन सब के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन हैं। And this is International Union for Conservation of Nature, IUCN, is involved in maintaining this red data book, which started way back in 1948 and till now. Reason is this, until now, ठीक है, until now. अब देखो, it helps in identifying species that are close to extinction and gives an opportunity to conserve them. जैसा कि मैंने आपको पूरी भूमिका के रूप में अभी बता दिया है कि इसका मेजर काम क्या है। It identifies the species which are going to be extinct and tries to provide an idea that yes, there is a need of conserving these species. And you can see here in front of your screen that this is the major categorization given by this book. अब ये रेड डेटा बुक ही क्यों है? क्योंकि इस बुक के अंदर कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि रेड पेजेस हैं। रेड इज ऑलवेज द सिग्नल ऑफ वार्निंग, राइट? एंड हेंस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आर द रेड स्पीशीज। अब ऐसा देखा गया इस समय पे जब ये डेटा अपडेट होता है, तो जो नंबर ऑफ पेजेस, रेड पेजेस हैं इस किताब के अंदर, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब जो स्पीशीज हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। जब हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? जितनी भी स्पीशीज हैं, इन सब स्पीशीज को आपने दो भागों में बांटा। पहला तो एक भाग आ गया जिसमें आपने कुछ स्पीशीज को इवेल्युएट नहीं किया, जैसे हाइब्रिड स्पीशीज हो गए। फिर उसके बाद दूसरा भाग है जिनको इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएशन के अंदर भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बारे में डेटा हमारे पास नहीं है। इतनी वास्ट दुनिया है, फॉरेस्ट, अमेज़न के फॉरेस्ट जंगलों के अंदर इतना डिफरेंट टोपोग्राफी है, वहां से डेटा कलेक्ट करना हर व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनके बारे में वी डू नॉट हैव सफिशिएंट डेटा अवेलेबल, सो दे आर टर्म्ड एज डेटा डेफिशिएंट। फिर आ जाओ जिनका डेटा हमारे पास है।
जिनका डेटा है उनमें पहली जो क्राइटेरिया है दैट इज लीस्ट कंसर्न्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इनका पॉपुलेशन ठीक ठाक है। देन वी हैव नियर थ्रेटेंड, कि हां पॉपुलेशन कम हो रहा है तो ये ऐसी कैटेगरी में आ सकती है कि अब इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अगर इससे भी ऊपर जाएंगे तो आपको थ्रेटेंड स्पीशीज दिखाई देंगी, जिसमें आपको पहली चीज दिखाई देगी वल्नरेबल, यानी कि दीज आर दो स्पीशीज विच आर बिकमिंग वल्नरेबल टू द प्रेजेंट सिचुएशन। इससे ऊपर एंडेंजर्ड, उससे ऊपर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दीज ऑल क्राइटेरियाज एज सून एज यू आर मूविंग अप इन दिस ऑर्डर, अप इन दिस लेडर, यू विल ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो इनका नंबर है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जंगल में खत्म हो गया, चिड़ियाघर में रह गया। उसके साथ साथ यू विल सी रीजनली एक्सटिंक्ट, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में खत्म हो गया, जैसे आप मानो चीता है, अब तो चलो हमने री इंट्रोड्यूस कर दिया, बट पहले अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर से तो इस रीजन से तो एक्सटिंक्ट हो गया था, है ना। फिर उसके बाद आ गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जहां पे पॉपुलेशन, जहां पे जो ये नंबर है इस किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज अंडर लार्ज थ्रेट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इनका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है और इन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, क्लासिफाई किया है, ठीक है। सो अभी अगर हम लेटेस्ट अपडेट देखें, मोर देन 40,000 स्पीशीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। दिस इज द डेटा विच सजेस्ट the biodiversity loss is taking place at large level, जहां पे you will see 41% of the amphibians are under threat, still 28%, that is still 28% of the all assessed species, mammals, conifers, birds. So that is how we are saying this image is specifically in red color. Why? Because this is the sign of warning that biodiversity loss is taking place, and for that biodiversity loss there is a need of large scale protection to these species, right? So this was the IUCN red data book, जहां पे आपको कुछ स्पीशीज, जो स्पीशीज न्यूज में आती रहेंगी, उनके स्टेटस के बारे में हमेशा देखा जाता है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दिस इज वल्नरेबल, है ना। जैसे गेंगेटिक डॉल्फिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, ऑलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल की संज्ञा उनको हम दे देते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अकॉर्डिंग। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम सबका याद रख सके, तो जो न्यूज में रहेंगी उन्हें आप याद कर लीजिएगा, बट आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये है क्या। अब हम आते हैं कि चलो ठीक है, रेड डेटा बुक ने बता दिया कि द पेजेस, रेड पेजेस इन दैट बुक आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, which suggest the species are getting critically endangered. But now, what are the suggestive measures? What are the various strategies that we are going to adopt to conserve them, to protect them? This is classified into two parts. जब भी कंजर्वेशन की बात आती है तो उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेटजी को। वन पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इज समथिंग वी कॉल एज इन सीटू कंजर्वेशन, and second is what we call as ex situ conservation. In situ conservation का मतलब यह है कि हम नॉर्मल उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर उन स्पीशीज को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ये इन सीटू का मतलब आया कहां से है, ये ऑन साइट उससे आया है। हम नेचुरल हैबिटेट में किसी भी स्पीशी को कंजर्व करने की कोशिश करें तो वो इन सीटू है। एक्स सीटू का मतलब आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके बाहर जाके अगर हम इन्हें कंजर्व करते हैं तो उसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है सर, आउटसाइड इज द नेचुरल हैबिटेट। फिर यहां पे ही आप एक खूबसूरत सी चीज देखेंगे, आपने बहुत बार नेशनल पार्क्स का नाम सुना होगा। ये नेशनल पार्क्स क्या हैं? दे आर द इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। नेशनल पार्क्स के साथ साथ आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इन सीटू मेथड हैं। किसके? इन सीटू मेथड ऑफ स्पीशीज कंजर्वेशन। एक्स सीटू के अंदर अगर आप देखें तो आपको जूलॉजिकल पार्क दिखेंगे, राइट, जिनको हम चिड़ियाघर भी कह दें अगर, राइट। उसके साथ साथ सीड्स के लिए आप सीड बैंक या सीड वॉल्ट बना देते हैं, जैसे कि स्वालबार्ड नॉर्वे में है।
भारत का एक सीड बैंक लद्दाख में हमने स्टेब्लिश किया है। ऐसे ही कुछ बोटेनिकल गार्डन्स भी बना सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स भी बना सकते हैं जहां पे आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट हम इनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ ऐसे सेंटर्स भी बनाते हैं जिनको हम ब्रीडिंग सेंटर्स के नाम से जानते हैं, जैसे वल्चर्स के लिए पिंजौर में बनाया गया है ना, वो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर कहलाता है। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स, जहां पे पहले कैप्चर किया गया, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग करवाई गई, फिर उसको लेटर ऑन स्टेज में उनके नेचुरल हैबिटेट में लीव कर दिया जाएगा। दैट इज समथिंग वी कॉल एज ex situ conservation. My primary question to you is, in your opinion, which one is better? My idea is, अगर primarily prima facie देखें तो in situ conservation is better than the ex situ conservation, because अगर मान लो किसी टाइगर को आप जू में ले जाके कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम टाइगर की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको आप हर रोज खाना देते जा रहे हैं। उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट तो हंट करने की है ना, तो टाइगर रहा ही नहीं। When that tiger will be leave again to the wild, will become a predator, will become a prey to someone, कोई और खा जाएगा, लेपर्ड के साथ नहीं लड़ पाएगा। तो ये बात है, जब आप इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, तो यू प्रोटेक्ट द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ दीज स्पीशीज, एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब भी हम इन सीटू कंजर्वेशन करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे होंगे। अब वो बेनिफिट क्या है? सबसे पहला तो अगर हम बोले तो प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी, और उसके साथ साथ इकोलॉजिकल रेजिलियंस भी प्रोवाइड करते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन में आपको दिखाई देंगे। बट इन सीटू के साथ साथ एक्स सीटू कंजर्वेशन का भी अगर हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्जली जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए वी नीड द एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंदर आप रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, है ना, उसके साथ साथ रीस्टोरिंग स्पीशी को उनको रीस्टोर करते हैं टू देयर नेचुरल हैबिटेट वंस थ्रेट इज मैनेज्ड, है ना। जैसे मैंने बताया कैप्टिव ब्रीडिंग, पहले कैप्चर किया, ब्रीड किया, वापस उनको कहां पे छोड़ दिया? उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ठीक है सर। देन एक्स सीटू कंजर्वेशन के बाद और क्या क्या मेथड्स हैं विद विच वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी? इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैव बीन इनिशिएटेड एंड बीन डिजाइन्ड। इसको अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के रूप में, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 दिखाई देगा। यहां पे लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दिस एक्ट केम, भारत एक ऐसा देश बना जहां पे आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट एयर एक्ट से भी पहले दिखाई देता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का जो ये एक्ट है वो एयर एक्ट, वाटर एक्ट से भी पहले दिखाई देता है। दिस इज समथिंग विच इज द आइडिया, एंड certain aspects are also enshrined in our constitution article 48A, जहां पे हम environment conservation की बात करते हैं। DPSP में इसके आइडियाज enshrined हैं, इसीलिए it is a moral obligation on state to frame such policies and legislation to protect the environment and to conserve the species, right? For this matter of the fact, we came up with the Wildlife Protection Act of 1972. इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम क्या किया गया? सबसे पहला काम, प्रोटेक्टेड एरियाज विल बी इस्टेब्लिश्ड। प्रोटेक्टेड एरियाज विल बी इस्टेब्लिश्ड। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब है इन्हीं एक्ट के थ्रू हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश करते हैं। क्या डिफरेंस होता है वो अगले लेक्चर का भाग है, बट अभी इतना जाने कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस है ना। इसी एक्ट के अंदर लेटर ऑन स्टेजेस में अमेंडमेंट हुए थे, बट मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीटली बता रहा हूं, तो उसको अगर हम लेके चलें, उन अमेंडमेंट्स के थ्रू इसके अंदर कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व भी ऐड किए गए। कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो आपको याद कैसे होंगी चीजें, उसका एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कंजर्वेशन रिजर्व्स,
ये सब स्टेब्लिश किए गए किसके थ्रू? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के। इनको सबको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। किसके थ्रू स्टेब्लिश किए गए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओरिजिनल नाम दे रहा हूं, अमेंडमेंट हुए हैं। ये सारे दोनों किसके थ्रू आए हैं? अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका एक काम है टू कंट्रोल क्राइम रिलेटेड टू एनिमल, कंट्रोल क्राइम रिलेटेड टू एनिमल, रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है सर, अगर ये कंट्रोल करना है तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया। वो भी किसके एक्ट के अंदर आएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर आएगा। उसके बाद एक चीज और है कि हमें जो मेंटेनेंस है, जो जू हैं, इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी, इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसके अंडर आती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी भी अब क्या होगी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। किसके तहत आई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आई। फिर इसी के बाद एक प्रोजेक्ट आया जिसको आप प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। अब जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, तब आपने देखा तो आपको क्या घोषित करने हैं? टाइगर रिजर्व्स बनाने हैं। अब जब टाइगर रिजर्व बनाने हैं तो आपको एक और बॉडी की जरूरत है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। इसकी भी जरूरत पड़ी। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इन सब की बाउंड्रीज डिसाइड कौन करेगा? उसके लिए आपने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन सबको स्टेब्लिश किया, NBWL, SBWL। फिर ये नेशनल पार्क बना दिए, इनके अंदर एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कौन परमिशन देगा जाना है कि नहीं जाना? इसके लिए आपको जरूरत पड़ी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, वो भी इसी के तहत आया। राइट, अब तुम्हें समझ में आई होगी कि कहानी क्या चल रही है। बेटा याद ऐसे होती हैं चीजें। अब तुम्हें कोई पूछे NBWL, SBWL, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 5 ऑर्गेनाइजेशन, 5 अथॉरिटीज, 5 बॉडीज बता दिए। सब के सब किसके थ्रू आए हैं? मैंडेट इज विथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये है कहानी, ऐसे याद होती हैं चीजें। तो ये स्लाइड एक बहुत बढ़िया स्लाइड रहेगी आपको याद करने के लिए। फिर बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 आया। इसके तहत मैं सिर्फ यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आगे हम सिर्फ उनकी बात करेंगे बस। यहां पे आपने नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एट द सेंटर लेवल और स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एट द स्टेट लेवल आपने इसको बनाया। ठीक है, उसके बाद आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई। ठीक है, इसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स आते हैं वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, एंड नेशनल बायोडायवर्सिटी, ये तो एक एक्शन प्लान है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया में मैंने बता दिया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। अब कम्युनिटी बेस्ड का मतलब यह है, हमें आज तक लगता था जंगल में जो लोग रह रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती हैं ट्राइब्स, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के कारण वो डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे होता है। वी वर थॉरली रॉन्ग। दीज ट्राइबल्स आर लिविंग इन दीज फॉरेस्ट सिंस लॉन्ग। They're living in these forests, they are protecting, they're preserving these forests, the dignity of these forests. And then we realized, yes, the participation of these community is necessary for the conservation of these forests. So what we did then, we started up with one program, we call it as Joint Forest Management Program. हमने क्या start किया? Joint Forest Management Program को start किया। ठीक है, फिर उसी के तहत बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMCs आई। इनका काम था कि जंगल के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स कितने हैं, क्या वहां का बायोडायवर्सिटी है, कितने फ्लोरा, क्या फोना, कौन कौन सी स्पीशीज, उनका डेटा रजिस्टर मेंटेन करना। तो BMC का जब भी काम आएगा तो रजिस्ट्री वर्ड आपको याद रखना है, रजिस्ट्री मेंटेन करना।
एनवायरमेंट में यही सबसे बड़ी जरूरत है प्रीलिम्स के लिए कि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सब याद नहीं रहती हैं, तो हमें कुछ कुछ कीवर्ड्स को उठा के चलना है, ठीक है। इसीलिए रेलेवेंट चीजों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोग्राम, जैसे कि मैंने नाम लिया प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आया प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर ग्रेट इंडियन राइनोसोरस को बचाने के लिए बात हुई, टर्टल्स के लिए प्रोजेक्ट आए, अभी हमने चीता री इंट्रोडक्शन कर दिया, प्रोजेक्ट लायन आ गया, है ना, ऑलिव रिडले टर्टल्स आ गए। फिर अदर इनिशिएटिव में देखें तो हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, जो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम है, ये पार्ट बना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जब आया था। उसके अंदर टोटल 8 मिशन थे, 8 सब मिशन थे। उन 8 मिशन में से एक हिमालयन इकोसिस्टम के लिए भी था, राइट। इसको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, हिमालयन इकोसिस्टम के लिए भी था। डन, चलिए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्ट की, दैट इज बायोडायवर्सिटी एक्ट। अभी सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं। जब हम बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे, बेसिकली जब हम पढ़ेंगे कन्वेंशन रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी, राइट, सो दैट इज सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। This act was established in 2002 and if it is an act, then eventually it will create some institutional mechanism where National Biodiversity Authority and State Biodiversity Board and Biodiversity Management Committee BMCs, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ये 3 चीजों को एस्टेब्लिश किया गया। किसके थ्रू? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। हमें अभी इस समय इस क्लास के माध्यम से ये बॉडीज याद रखनी है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहां से आई और स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड कहां से आया। वो आए दोनों बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और आगे बढ़े तो पहुंचे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। देखें, इसका एक इतिहास रहा है। फॉरेस्ट एक्ट के लिए मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं, 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति के दौरान जब ब्रिटिशर्स तात्या टोपे को ढूंढ रहे थे और तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में घूम रहे थे, तब उन दिनों ब्रिटिशर्स को लगा कि तात्या टोपे सतपुड़ा के इन जंगलों में कहीं छुपे हुए हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स उन्हें ढूंढते हुए सतपुड़ा के जंगलों में पहुंचते हैं एंड दे वर मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ दीज फॉरेस्ट। उन्हें लगा ये इतने खूबसूरत जंगल हैं, ना कि जस्ट सिर्फ खूबसूरती, बट उन जंगलों में बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी है, जैसे कि टिम्बर, टीक का प्रेजेंस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो, टीक हो गया, साल हो गया, तेंदू हो गया, बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज वहां पे मौजूद हैं। तो उन्हें लगा कि नाउ इट इज द टाइम दैट वी नीड टू स्टार्ट गेटिंग कंट्रोल ओवर दीज रिसोर्सेज। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद की बात बोल रहा हूं, तो 1865 1862 के अंदर, 1862 से 63 के अंदर उन्होंने धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। तो जो ये फॉरेस्ट एक्ट की कहानी शुरू होगी वो सिर्फ और सिर्फ सतपुड़ा के इन्हीं जंगलों से होगी। उसके बाद 1865 के आसपास ये अपनी फॉरेस्ट पॉलिसीज लेके आते हैं। धीरे 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 जो ट्राइबल्स जो वहां पे रह रहे थे, जिनका राइट था उन फॉरेस्ट के ऊपर, वो राइट प्रिविलेज में कन्वर्ट हो गया। और प्रिविलेज का मतलब ये हुआ, पहले तो मेरा अधिकार था, अब मुझे कोई एहसान दे रहा है कि हां ठीक है तुम यूज कर लो। फिर धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने इन फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू किया। सो विद द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, इन्होंने इन फॉरेस्ट का क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने 3 टाइप्स के फॉरेस्ट क्लासिफाई कर दिए। सबसे पहले फॉरेस्ट को बोला जाता था रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जिन्हें बोला जाता था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड सम पार्ट ऑफ दीज एरियाज वर कंसीडर्ड एज विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट थे ऑन द नेम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के नाम पे ब्रिटिशर्स ने वहां के लोगों को एविक्ट किया और रिजर्व फॉरेस्ट को घोषित करने के बाद वहां का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया।
they said we are doing such things to preserve and conserve these forests. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू ये तीन चीजें आई। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे थे जहां पे किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं थी। बेसिकली वी कॉल इट एज प्रोहिबिटेड अंटिल परमिटेड। इट इज प्रोहिबिटेड अंटिल परमिटेड। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात आई, यहां पे बोला गया परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहां पे भी थी। विलेज फॉरेस्ट उनको बोल दिया गया हाँ बढ़िया तुम यहां रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा एरिया चिल करो, कोई फाइट नहीं है। सो यहां से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की शुरुआत होती है। बट आजादी तक पहुंचते पहुंचते 1950s तक आते आते हमें एहसास होता है, 1947 जब आजादी मिली, उसके बाद 1950 में हम पहुंचे, तब हमें लगा कि नहीं बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट का हो गया, देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द ट्री कवर। बट फिर भी सरकार कंट्रोल रखना चाहती थी, क्योंकि उस समय पे देयर वाज नीड ऑफ द आवर कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और ये फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस थे। सरकार ने अभी भी इन ट्राइबल्स को उनके राइट्स उतना नहीं दिए, रादर द फोकस वाज ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और इसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन को आगे लाते हुए एक एक्ट आया भारत के अंदर, आजाद भारत में 1980 के अंदर, एंड द एक्ट वाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के माध्यम से सरकार ने यह बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करेगा, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करेगा, तो उसको उतनी ही लैंड कंपनसेशन के रूप में प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वहां पे एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये तो लेटर ऑन स्टेजेस में डेवलप होती हुई चीज है। 1980 में सिर्फ आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पढ़ेंगे, अभी भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट स्टिल अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि आप कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, और अगर आप यूज करेंगे तो आपको परमिशन की जरूरत होगी, और अगर वो परमिशन की जरूरत है तो उसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। और वही अगर आपको परमिट करता है, एनओसी देता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी सच एज, मान लो किसी को वहां पे ऐसा पता लगा कि यहां पे अवेलेबिलिटी है किसी रिसोर्स की, अगर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, सरकार से आप चाहते हैं, प्रपोजल रखते हैं कि भाई मेरे को माइनिंग करना है, तो सरकार कहेगी पहले इसके लिए हम सारा कुछ देखेंगे, देन विल गिव यू द परमिट। ठीक है, तो ये आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, जहां पे आप देख सकते हैं बाय द इंडियन पार्लियामेंट मेनली फोकसेस ऑन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। किसके लिए बनाया गया? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, ताकि डिफॉरेस्टेशन ये सब ना हो सके। और अगर कोई भी लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज होती है तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा और आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 ये एक फॉरेस्ट के पर्पस से आया। एक और इंस्टीट्यूशन भारत में जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, 1890 से दो इंस्टीट्यूशन बहुत ही लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, उनका नाम है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई एंड जेडएसआई। दोनों का हेडक्वार्टर बंगाल कोलकाता के अंदर है। और बीएसआई और जेडएसआई का काम क्या है? ये भारत के अंदर बीएसआई बोटेनिकल सर्वे है, तो जो भी फ्लोरा है उनके जितने भी टेक्सोनॉमी हैं या उनकी जो भी कंडीशंस हैं या अभी प्रेजेंट स्टेटस है उसको एसेस एनालाइज करने का काम करता है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि रेड डेटा बुक के अंदर आईयूसीएन ने बढ़िया क्या दिया, अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। तुम्हें क्या पता कि आईयूसीएन हमारे यहां पे इंडिया में आके प्लांट्स गिन के जाती है? ना रे, उनको कौन ये डेटा प्रोवाइड करता है? बीएसआई भारत में जो ये डेटा कलेक्ट करता है वो आईयूसीएन के पास जाता है, फ्लोरा का यानी कि प्लांट्स का। जेडएसआई जो डेटा कलेक्ट करता है वो देता है आईयूसीएन को, किसका? फोना का, एनिमल्स का। उसके हिसाब से उस बुक में उनको रखा जाता है। आप समझे, 1890 में ये इंस्टीट्यूट आए थे, मतलब बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं भारत के। सो लेट्स टॉक अबाउट बीएसआई एंड जेडएसआई। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू द स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज प्लांट लाइफ। 1890 में आए और उसके साथ साथ इनका की रोल क्या है? एक्सप्लोरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज फ्लोरा,
ये यहां के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे एक्सपीडिशंस कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं और एक एक्सटेंसिव हर्बेरियम एस्टेब्लिश करके रखते हैं जहां पे कलेक्शन होता है इन फ्लोरास का, इनके सीड्स का, और बहुत सारा इट इज हाउस टू द मिलियंस ऑफ द प्लांट स्पेसिमेंस, राइट? दैट इज समथिंग वी कॉल एज BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1890. ठीक है, इसका काम क्या है? बोटेनिकल रिसर्च करना, कंजर्वेशन एफर्ट्स करना, राइट? उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज. जो यहां पे सबसे जरूरी चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि भाई साहब ये डेटा IUCN को देते हैं. हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में है. गवर्न्ड बाय गवर्निंग काउंसिल, चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ MOE FCC. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होंगे? साइंटिस्ट होंगे, टेक्सोनॉमिस्ट जो कि प्लांट का क्लासिफिकेशन देखते हैं, बॉटनिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स जो कि इस कंजर्वेशन के मिशन को फुलफिल करने में मदद करना चाहते हैं. इन्होंने सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला. बहुत सारे जो इंडिया की जो रिच प्लांट डाइवर्सिटी है उसको समझने में BSI ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इनफैक्ट इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, देन मस्ट हैव डन समथिंग ग्रेट, है ना? तो दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. देन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है. इसका इंसेप्शन हुआ 1916 के अंदर, आजादी से पहले के हैं. और ये क्या करते हैं? इसका काम है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, फोना का कंजर्वेशन करना. यहां पे इसका म्यूजियम कहां पे? कोलकाता में. पहले इसके 8 रीजनल सेंटर्स थे, नाउ देयर आर 16 रीजनल सेंटर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. ठीक है सर. द हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, ऑलरेडी बीइंग टोल्ड टू यू. प्रमोट द सर्वे एक्सप्लोरेशन, स्टेटस बनाना थ्रेटेंड स्पीशीज को. ये आ गया देखो, रेड डेटा बुक के लिए इंडिया के फोना का स्टेटस कौन प्रिपेयर करता है भाई? ZSI. ये एक ही पॉइंट याद रखना है इसके लिए, राइट? ये बात आपको याद होनी चाहिए. देन BSI ZSI के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जाननी, वो ये है कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के बाद वी केम अप विद वन प्रोजेक्ट. दैट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया. उसके बाद ऐसा एहसास हुआ हमें कि हमें अब एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत है जो टाइगर रिजर्व्स और इनके टाइगर रिजर्व्स जो हैं, इनके मेंटेनेंस, इनके अंदर जो रूल्स हैं, इनकी बाउंड्रीज की डिटर्मिनेशन है, इन सब में मदद करे. स्पेसिफिक बॉडी चाहिए जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करे. तो एक बॉडी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया, दैट इज NTCA. जो मेजर काम था मैंने पहले ही कर दिया. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो चीजें बता दी वही घूमती फिरती तुम्हें आगे दिखाई देंगी. NTCA के जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. MOE FCC जो मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर होंगे ही विल बी दी चेयरमैन. NBWL एक और बॉडी मैंने बताई थी, उसके चेयरमैन होते हैं मेरे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर. ये बात याद रखनी है. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. NTCA is chaired by Minister of Environment and Forest Climate Change. ठीक है. NTCA का काम क्या है? कंजर्वेशन प्रोग्राम which is aiming to the conservation of endangered species such as tigers in India. ठीक है. ये एक मेजर बात NTCA के बारे में सामने आती है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही एक और चीज आई, दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी. ये भी मैंने बता दिया. ये भी क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. हाँ, देख लो ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. भाई दिक्कत ही नहीं है, एक स्लाइड कहानी खत्म है. ठीक है. अब इसका काम क्या है? जो हमारे चिड़ियाघर हैं वहां पे एंश्योर करना वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स, बिकॉज these zoological parks are also the ex-situ type of conservation. Then addressing animal management issues, right? उसके बाद वहां पे जूज की गाइडलाइंस क्या होंगी, रूल्स क्या होंगी, वहां पे कोऑर्डिनेट करना, इंप्लीमेंट करना, उसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एंश्योर करना, प्लान्ड तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाना. ऐसे थोड़ी है कि लोगों को देखने के लिए वहां पे हमने रखे हुए हैं. वी वांट टू प्रिजर्व देम, वी वांट टू कंजर्व देम, वी वांट टू प्रोटेक्ट देम, वी वांट
their breeding, so that after some point of time their numbers or population might increase, right? एक तो ये बात हुई। फिर आया देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखो, पहले जो मैंने बात की थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन सा है? वाइल्ड लाइफ है। ये क्या है? एनिमल वेलफेयर है। अब जो डॉग है मेरे घर के बाहर, वो तो वाइल्ड लाइफ में नहीं है ना, वो तो नहीं है, वो तो डोमेस्टिकेटेड हो गया। उनका भी तो वेलफेयर चाहिए, क्योंकि आप देखते हो क्रूएलिटी उन पे भी होती है। सो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका काम वाइल्ड लाइफ से बाहर है, वाइल्ड लाइफ से बाहर है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं आया, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ थोड़ी है, ये तो एनिमल का वेलफेयर चाहता है, ठीक है। उस एनिमल के वेलफेयर के अंदर अभी आपने देखा होगा कि लोगों के जो जुल्म हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं उन पे बढ़ते जा रहे थे, तो उनकी जो क्रूएलिटी से बचाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, उससे प्रिवेंट करने के लिए, क्रूएलिटी से प्रिवेंट करने के लिए एक्ट आया। उसके तहत एक बॉडी बनाई गई, दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ये एडवाइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन वेरियस इश्यूज विच आर गोइंग ऑन, एंड उसके साथ साथ उनकी जो भी हैंडलिंग है एनिमल्स की, जैसे आप कोई अबंडन डॉग है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रमोटिंग एनिमल वेलफेयर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और उसके साथ साथ जो भी एनिमल से रिलेटेड कंप्लेंट्स है उनको इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज समथिंग वी कॉल एज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन की भी जरूरत है, उसके लिए सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये बनाया गया। ये भी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जो कि स्पेसिफिक, जिसको टास्क दिया गया कि आप भारत के अंदर जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको मैनेज करो और कंजर्व करने की कोशिश करो। दिस वाज इनॉग्रेटेड इन 2021 ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। जहां तक मुझे याद है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 February, क्योंकि वेटलैंड के अंदर मैंने आपको बताया था रामसर कन्वेंशन उसी दिन हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, आप जनरली यू कम अक्रॉस विद वन, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। दैट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर देहरादून में है, उत्तराखंड में है, और ये 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। फॉरेस्ट कवर की मैपिंग करना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मेजर काम है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस of the tree cover and the forest cover of the country, and they maintain the data using the satellite images, and every हर 2 साल में एक बार ये अपनी रिपोर्ट इशू करते हैं, जिसको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब फॉरेस्ट इन्वेंट्री कितनी है, फॉरेस्ट फायर की मॉनिटरिंग करना, और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, ताकि यूजर्स को पता लगे कि ये जो यूजर्स है, दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द सैटेलाइट इमेजरीज एंड ग्राउंड डिटेल ऑफ फॉरेस्ट कवर। हमें पता लगे कि भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। दिमाग लगा के बताओ कौन से एक्ट से आएगा। मैंने बोला वाइल्ड लाइफ है, क्राइम से बचाने का काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है। आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। जब आप आज एक बार इस लेक्चर के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, तो आपको मेरी वो स्लाइड हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसके तहत ही मैंने सारे के सारे आपको जितने भी बॉडीज और अथॉरिटीज बने उनके बारे में बताया। दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो इज ऑल्सो established by the Wildlife Protection Act, hence is a statutory body under MOE FCC। 2007 में आई, ऑपरेशनल हुई 2008 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कर्ब करना क्राइम को, वाइल्ड लाइफ क्राइम को कर्ब करना इनका मेजर एस्पेक्ट है।
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे सामने जो बात आती है वो आती है नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि ये डिटेल में डिस्कस करने वाली चीजें हैं। इनको नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ने भी वाले हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है तब हम जरूर देखेंगे। बट इतना जरूर बताता हूं आपको कि जब भी कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात आती है तब इस कंजर्वेशन एफर्ट को आप इस तरीके से देखें कि भारत के अंदर अगर आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं तो उस कंजर्वेशन के अंदर एक पार्ट बनता है, उस कंजर्वेशन के अंदर एक पार्ट बनता है नेशनल लेवल पे जो हम कर रहे हैं, यानी कि जो हम यहां पे भारत के अंदर कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट्स। ये नेशनल एफर्ट्स हैं, हमारे एफर्ट्स हैं, राइट। फिर एक पार्ट आता है ग्लोबल एफर्ट्स का कि ग्लोबल लेवल पे क्या किया गया। ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे तो देयर इज अ प्रोग्राम नेम्ड एज मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर, इस प्रोग्राम को बोला गया मैप, राइट। मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स का एक कॉन्सेप्ट आया, ये ग्लोबल एफर्ट है। इसको किसके अंडर कंडक्ट किया गया? यूनेस्को के द्वारा कंडक्ट किया गया ये प्रोग्राम है। यहां पे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आप देखते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। ये नेशनल एफर्ट के रूप में आपको दिखाई देते हैं। पहला डिफरेंस तो यहीं से पता लग जाता है। जब आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखते हैं तो ये वो रीजन है, स्पेसिफिकली जब नेशनल पार्क्स की बात करते हैं यहां पे एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही प्रोहिबिटेड है। यहां पे एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है और उसके साथ साथ लार्ज स्केल पे प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन का जो लेवल है दैट इज वेरी हाई। प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है, उच्चतम स्तर दिया जाता है। इसका मतलब नेशनल पार्क के अंदर एक्टिविटीज को करना परमिटेड नहीं है, एंट्री भी नहीं मिलती है। जो कोर एरियाज है नेशनल पार्क के, कहीं तुम बोलो कि सर मैं तो गिर नेशनल पार्क गया हूं और मैं जिम कॉर्बेट गया हूं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी यानी कि उसके ट्रांजिशनल जोन में घुमाया जाता है, आप कोर एरियाज तक कभी नहीं लेके जाए जाते। वो नेशनल पार्क का कोर एरिया जो होता है दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड इंटरवेंशन, बाहर के इंटरवेंशन से बिल्कुल बचा के रखा जाता है, ठीक है। अब जब ऐसी बात है तो यहां पे जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द लोकल पीपल आर कॉम्प्रोमाइज्ड। राइट्स ऑफ लोकल पीपल आर कॉम्प्रोमाइज्ड और उनको क्या किया जाता है? कंपनसेट किया जाता है। और इस वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड, इस वजह से क्या होता है, हमें एक जरूरत पड़ी एक ऐसे प्रोग्राम की जहां पे ह्यूमंस और मेन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, कि अब हम यहां पे एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसके थ्रू हम ह्यूमंस को भी जगह दे रहे हैं और उसके साथ साथ बायोस्फीयर को भी जगह दे रहे हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ को भी बचा रहे हैं। इसके अंदर कोर, बफर एंड ट्रांजिशन 3 जोन बनाए गए, एक बड़ा एरिया कंसीडर किया जाएगा और इस बेसिस के ऊपर आपने क्या बनाया गया? एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। यहां पे जब बोला गया मेन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन, सो ट्रांजिशन एरिया के अंदर लोग रह सकते हैं, जो वहां के ट्राइबल्स हैं, इनको एक्टिविटीज यहां पे परमिट कर दी जाती हैं सो दैट दे कैन लिव देयर
एंड बिकम द पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन टू द कोर एरिया विच इज देयर, उसके कंजर्वेशन का भाग भी बने। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के अंदर अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें कुछ बायोस्फीयर रिजर्व मैं नाम ले देता हूं आपको, जैसे कि आपको दिखेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, फिर आपको शेषचालम बायोस्फीयर रिजर्व भी दिखाई देगा, जहां पे जिसके अराउंड पुष्पा मूवी अगर आपने देखी हो, रेड सैंडलवुड का वो पूरा रीजन है, आंध्र प्रदेश। देन मेघालय के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। देन 3 बायोस्फीयर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं, दैट इज अमरकंटक, पंचमढ़ी एंड पन्ना। अमरकंटक, पंचमढ़ी एंड पन्ना 3 बायोस्फीयर रिजर्व वहां पे हैं। तो इस तरीके से ये जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ ओडिशा, इस तरीके से ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, जहां पे लार्ज स्केल पे ह्यूमंस और जो वहां की नेचुरल वाइल्ड लाइफ है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और कंजर्वेशन बेहतर तरीके से हो सके, उसको अपनाया गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंस को हम देखेंगे, बट इतना बता देता हूं, नेशनल पार्क को घोषित करने का जो तरीका है वो क्या है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क की बात करें तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट, इफ दे थिंक दिस एरिया नीड्स द कंजर्वेशन एफर्ट्स and is of significant biological diversity, then center or state may by a notification notify that area as a national park, right। once the notification has been issued, उसके अंदर डेट होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद जो वक्त होगा वो होगा यहां के लोगों के साथ उनके राइट्स को सेटल करने का, उनके राइट्स को सेटल किया जाएगा। अगर कोई एरिया, कोर एरिया में आ रहे हैं लोग और उन्हें वहां से आपको डिस्प्लेस करना है, तो आपको उनको एक रिहेबिलिटेशन देना होगा, उसके बाद आप उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दें। वंस द बाउंड्रीज हैव बीन फिक्स्ड, बाउंड्रीज फिक्स हो गई, नेशनल पार्क वॉल्ड बाउंड्रीज हैं, फिक्स बाउंड्रीज हैं, देयर इज नो ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज कैन बी डन विदाउट द परमिशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनबीडब्ल्यूएल की परमिशन के बिना आप इनकी बाउंड्री को ऑल्टर नहीं कर सकते। आप इनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन आर बीइंग डिसाइडेड बाय द सेंटर इन कंसल्टेशन विद स्टेट, but to implement these rules and regulations in this national park, chief wildlife warden is the executive authority। इसकी परमिशन के बिना, कहते हैं हम जंगल का राजा शेर है, बट मुझे ऐसा लगता है जंगल का राजा तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, राइट। सो दिस इज नेशनल पार्क, लार्ज स्केल पे प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पे प्रोटेक्शन का लेवल क्या है, कंपैरेटिवली कम है, प्रोटेक्शन का लेवल कम है। Wildlife sanctuary can be promoted to national park, but a national park cannot be demoted to wildlife sanctuary। Wildlife sanctuary जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए होती है। नेशनल पार्क जो होता है वो कंप्लीट वहां के नेचुरल फ्लोरा एंड फोना के लिए होता है, वहां की कंप्लीट नेचुरल फ्लोरा और इकोसिस्टम के लिए होता है, उस पूरे इकोसिस्टम के लिए है। मजाक में सारे पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिए हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम एफर्ट्स देख रहे हैं तो मैंने आपको यह बता दिया, ये तो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, बट कभी कभी क्या होता है, इसी कंजर्वेशन एफर्ट के अंदर क्राइम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें ऐसा है कि बचाना है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका ट्रेड ना हो, जैसे हाथी दांत है, बेचारे हाथियों को मारा जाता है, उनके आइवरी हाथी दांत निकाले जाते हैं, फिर ट्रेड किया जाता है। तो एक कन्वेंशन आया, द नेम ऑफ द कन्वेंशन इज साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है उनके लिए यह कन्वेंशन आया और यह कहता है कि जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं
उनके इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका इंटरनेशनल ट्रेड आप नहीं कर सकते। साइट्स जो है ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी का मतलब अगर आपने एक बार साइन कर दिया तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। बट ये बात याद रखना, ये एक बात बोली जाती है, ये वर्ड, ये लाइन आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए, इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ लॉज ऑफ दैट नेशन। लॉज ऑफ दैट नेशन, भारत के जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनकी जगह नहीं ले लेगा साइट्स। बट यस, साइट्स क्या करेगा, साइट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा कि हां, अगर इंडिया ने कोई कानून बनाना है, उस लॉ का, उस कानून का कॉन्सोनेंस होना चाहिए किसके साथ, साइट्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ। कॉन्सोनेंस मतलब सामंजस्य होना चाहिए। भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 आया। इसके अंदर आप जानते हैं कि डिफरेंट शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी रिसेंटली इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट को करने का कारण क्या था, क्योंकि बहुत बार साइट्स ने बोला कि WPA इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द साइट्स। इस कारण से अभी जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर 4 शेड्यूल बनाए गए, जिनमें एक शेड्यूल के अंदर, यानी कि वन ऑफ द शेड्यूल कंटेन्स द साइट्स लिस्ट। जो साइट्स की लिस्ट है उसको ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। राइट, इसको आप कंप्लीट ब्लॉक लेटर्स में लिख लें। ठीक है, डन। अब साइट्स के अंदर क्या है, कन्वेंशन ऑन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इन्होंने क्या किया, अपनी एक लिस्ट बनाई जिसको ये अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अब अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्होंने 1, 2, 3 ये अपेंडिक्स बनाए। इनके अंदर ये लिखा गया कि ऐसे प्राणी जो कि अपेंडिक्स 1 में आएंगे साइट्स के, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे प्राणी जो कि अपेंडिक्स 1 में आएंगे, उनका वो होंगे जो कि एक्सटिंक्शन हो सकता है, जिनका उनका जो ट्रेड है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही होगा। फिर आता है साइट्स का अपेंडिक्स 2, इंक्लूड स्पीशीज नॉट नेसेसरली थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड इनकंपैटिबल यूटिलाइजेशन। अभी थ्रेटन नहीं है, बट अगर ट्रेड कंट्रोल नहीं किया तो हो जाएंगे। इसका मतलब उनका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से करना है, मैनेज तरीके से करना है, उन्हें अपेंडिक्स 2 में रखा गया। अपेंडिक्स 3 में ऐसा है कि 2 देशों को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर जीव है जो उन दोनों देशों के अंदर अगर उनका ट्रेड, अगर उस पर्टिकुलर स्पीशी का ट्रेड हुआ तो खतरा हो जाएगा उन दोनों देशों के अंदर उसकी पॉपुलेशन को। तो दोनों देश रिक्वेस्ट करते हैं और उसकी असिस्टेंस के लिए वो साइट्स के अंदर उसके अपेंडिक्स 3 में डाल देते हैं। कंटेन स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइट्स पार्टीज। राइट, ये हो गए 3 अपेंडिक्स साइट्स के। इसके बाद एक और कन्वेंशन है जो हमें समझ में आना चाहिए कि माइग्रेटरी बर्ड्स। जब इन्वायरमेंट की मैंने शुरुआत की थी तब आपसे पहली क्लास के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। जो अमूर फाल्कन्स हैं, साइबेरिया के रीजन से चले और कहां पहुंचे, भारत पहुंचे, और उनका लार्ज स्केल पे हंटिंग हुआ। और उसके बाद कुछ कन्वेंशंस को भी देखने की जरूरत है कि जो ये माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, इनको कंप्लीट रूट पर, इनके कंप्लीट रूट पे कंजर्व किया जाए। उसके लिए एक कन्वेंशन आया जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, बॉन कन्वेंशन। इसे किस नाम से जाना जाता है, बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, बॉन कन्वेंशन। राइट, अब इस बॉन कन्वेंशन के अंदर आप देखेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको यूनेप द्वारा कंडक्ट किया गया, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए है, जिसके अंदर 133 पार्टीज हैं। और इसके अंदर अपेंडिक्स 1 में एंडेंजर्ड स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है, जिनको हम एंड इंक्लूड्स प्रोहिबिशन रिगार्डिंग द टॉकिंग ऑफ दीज स्पीशीज।
एंड मोर ओवर ये पूरे रूट को कवर करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक माइग्रेटरी स्पीशी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो उसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन कवर किया जाएगा ना, उसके पूरे रूट को कवर किया जाएगा। एंड इट विल प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिलेटेड टू द माइग्रेटरी कन्वेंशंस, माइग्रेटरी बर्ड्स। देन अगर हम लास्ट बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, दैट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP. UNEP is something which is responsible and plays a crucial role and बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। UNEP जो है ये 1972 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ और सबसे पहली चीज जो हमें याद में रखनी है वो ये है कि पहले समय में सबसे ज्यादा जितने भी इन्वायरमेंट को लेकर पूरे वर्ल्ड में कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे या वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को लेकर जो भी काम चल रहे थे वो सब UNEP के द्वारा किए जा रहे थे। फिर लेटर ऑन स्टेजेस में यूनेप के द्वारा ही आगे कन्वेंशन करवाए गए और उसके द्वारा ही आपको बहुत सारे कन्वेंशन जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन जैसे कन्वेंशंस दिखाई देते हैं। राइट, सो ये हो गया यूनेप का एक मेजर एस्पेक्ट। अब आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है, दैट इज कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, दैट ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज। राइट, तो इसके लिए आपको जो ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज नेसेसरी। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज नेसेसरी एंड दैट इज बीइंग डन। राइट, और यहां से आगे बढ़ते हुए हम अगले एक टॉपिक की ओर चलें जिसमें आप देखेंगे एक मेजर इंस्टीट्यूट दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये देखो, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेडिकेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसका मिशन और विजन क्या है? टू वर्क फॉर द इंडिविजुअल वेलफेयर, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। राइट, इन पार्टनरशिप विद द कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स। अब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन और उसके साथ साथ गवर्नमेंट से ये क्या करेंगे मदद लेकर बहुत लार्ज स्केल पे वेलफेयर का या इनके कंजर्वेशन का काम करेंगे। इंडिया का पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम हेल्पलाइन इन्होंने एस्टेब्लिश किया, रिहेबिलिटेटिंग एंड रेस्क्यूइंग थाउजेंड्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, protecting critical wildlife habitats and educating and empowering local communities to conserve the wildlife. This is something which is being done by a particular organization which is a non-profitable organization. Non-profitable organization के अंदर आप देख ही पा रहे हैं कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अंदर हेल्प ली जाएगी बाय द गवर्नमेंट, उसके अंदर एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन होगा बाय द कम्युनिटीज। सो नाउ वी आर मूविंग टू द स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के अंदर हमने बात करनी है कुछ स्पेशल स्पीशीज की। जैसे हम बात करेंगे टाइगर्स की, लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट टर्टल्स, देन वी विल सी द ग्रेट इंडियन, वी विल सी अबाउट द वल्चर्स। राइट, तो ये 5-6 स्पीशीज हैं जिनको हम डिफरेंट होलिस्टिक तरीके से कवर करने वाले हैं। उसके बारे में जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए और कैसे हमने इनके कंजर्वेशन को प्लान किया है, क्या पॉलिसीज आई हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसके बारे में हमने जानना है। जहां तक टाइगर की बात है, अगर आप टाइगर को जानेंगे तो इंडियन टाइगर, जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, जिनस इनका पैंथेरा है, इनका जो नाम है वो पैंथेरा टिग्रिस है। इसके अंदर आप सबसे स्पेसिफिक बात जानेंगे, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इट हैज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट दिस टाइगर कैन स्विम, और ये सलाइन वाटर भी पी सकता है, यानी कि खारा पानी भी ड्रिंक कर सकता है। दैट इज समथिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और वो बनता भी है क्योंकि सुंदरबन के आसपास ये रॉयल बंगाल टाइगर आपको मिलेगा।
तो इस सुंदरबन डेल्टा के आसपास जो पानी है दैट इज ऑल्सो स्लाइटली ब्रेकिश इन नेचर। जहां तक टाइगर कंजर्वेशन की बात है, भारत ने 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया, उसके बाद बहुत सारा टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सिग्निफिकेंट राइज हमें दिखाई देता है। और उसका जो हमें अंदाजा लगता है दैट इज विद द टाइगर सेंसस, जो कि टाइगर सेंसस 2022 में भी हमें पता लगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज ऑफ पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज सीन। जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर की बात है, वहीं पे इन टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाई गई, दैट इज व्हाट वी कॉल एज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बट अगर हमने टाइगर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को हासिल करना है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज है हमें जानना पड़ेगा कि इनका ओवरऑल स्टेटस क्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये आते हैं और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में। मेजर थ्रेट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन के कारण हैबिटेट लॉस होता जा रहा है और उसी के कारण व्हेन पीपल आर इंटरवीनिंग टू द फॉरेस्टेड एरियाज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। Moreover, poaching and hunting is also one of the reason behind the threat to these tigers. For that, I have told you Project Tiger was launched in 1973, with which we have created one more, after that we have created one more statutory authority, that is NTCA, जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होगी। और टाइगर सेंसस जब किया जाता है तब उसके अंदर उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टाइगर्स को मॉनिटर करने की टेक्निक्स आई हैं, जिसके बारे में यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा। वो सवाल क्या है? दैट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स का मतलब क्या है? यहां पे आप देखेंगे एम स्ट्राइप्स एक मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2018 या 19 के आसपास सवाल पूछा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, 17 या 18 के आसपास। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा जहां पे इंडियन टाइगर रिजर्व्स में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा इसको क्या किया गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम को जिससे हम मॉनिटर कर सके इन टाइगर्स को लॉन्च किया गया। उसके साथ साथ कंजर्वेशन एश्योर्ड CATS एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लॉन्च किया गया जिसे मैं अभी आपको बताता हूं। दिस इज कंजर्वेशन एश्योर्ड CATS टाइगर स्टैंडर्ड। ये क्राइटेरिया सेट करता है जहां पे आप इफेक्टिव कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व्स का कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट होगा। अगर किसी टाइगर रिजर्व को CATS स्टेटस मिलता है, इसका मतलब यह है कि उन टाइगर रिजर्व्स में जो मैनेजमेंट है that is up to the mark of the standards on which CATS has been designed, जहां पे आपको which will these standards will talk about the various factors on which the standards has been set। और अगर ये मिलता है तो बढ़िया है कि हाँ, हमें पता लगता है कि भारत के अंदर जो टाइगर्स हैं उन टाइगर रिजर्व का एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। और जो ये पार्टनरशिप है, दिस इज कंप्राइजिंग द टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, जिनमें लार्जली जो कंट्रीज हैं वो आपको दिखाई देंगी साउथ ईस्ट एशिया, भारत और इन रीजन्स में ट्रॉपिकल नेशन स्पेसिफिकली। एक नेशन है साइबेरिया, जहां पे आपको रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, जहां पे टाइगर ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। इसका कारण है साइबेरिया के जो टाइगर्स है, दे आर नॉट द नेटिव टाइगर्स, दे यूज्ड टू बी फाइंड इन द कजाकिस्तान रीजन। वहां से वो ट्रेवल करते करते अक्लेमेटाइज हुए और साइबेरिया में रहने लगे। इसीलिए ग्लोबल लेवल पे इन 13 टाइगर रेंज कंट्री का कुछ इनिशिएटिव है जिसे हमें देखना जरूरी है, दैट इज ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा यह लीड किया जाता है, जिनका मेजर पर्पस है कि जो वाइल्ड में टाइगर्स हैं उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाना। 2010 में इनकी एक मीटिंग होती है सेंट पीटर्सबर्ग में, और जहां पे एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन लिया जाता है जिसका पर्पस होता है TX2 गोल, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देना।
टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देना, इनके नंबर को डबल कर देना अक्रॉस देयर जियोग्राफिकल एरियाज 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में। भारत ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। दैट इज अ बिग गुड साइन फॉर अस, which shows the efforts made by the government of India to protect these tigers, right? So इसीलिए आप यहां पे एक और चीज देखेंगे, देयर इज अ ग्लोबल टाइगर फोरम, जो कि आपको इंटरनेशनल बॉडी है, which was formed in 1994 to protect the tigers globally, जिसका एक चेयरमैन है, जिनका टेन्योर फिक्स है, 3 साल के आसपास का टेन्योर होता है। ये चीज हमने देखी। टाइगर से ही मिलता जुलता एक और हमें प्राणी दिखता है, दैट इज लायन, एशियाटिक लायन। यू कैन सी द नेम एज द प्राइड प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज लायन का जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर इज कंसंट्रेटेड टू द वेस्टर्न पार्ट ओनली, लार्जली वेस्टर्न पार्ट में ही कंसंट्रेटेड। एंड स्पेसिफिकली बात करें तो गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, ये वो रीजन है जहां पे आपको लायन, एशियाटिक लायंस का प्रेजेंस दिखाई देगा। Yes, there is a big difference between Asiatic lion and an African lion। और अब 2021 में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम अब प्रोजेक्ट लायन लेके आए हैं। जैसे हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस लॉन्च किया था, वैसे ही प्रोजेक्ट लायन आया। प्रॉब्लम क्या है, इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है? जब आप लायन के पॉपुलेशन देखेंगे, यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, नो डाउट, बट द मेजर थ्रेट इज दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कन्फाइंड टू वन एरिया ओनली, सिर्फ एक एरिया में ही कन्फाइंड है। अब एक एरिया में ही कन्फाइंड होने के कारण अगर कोई डिजीज फैलती है तो सबके सब टाइगर, सबके सब लायंस जो हैं, दे विल बी अंडर थ्रेट। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरा, लायन की पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हम लायंस को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी और जगह पे भी। इनको ट्रांसलोकेट किया जाए फ्रॉम गिर नेशनल पार्क। सम ऑफ द लायंस मस्ट बी ट्रांसलोकेटेड टू द कुनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड होम ऑफ दीज लायंस। दूसरा घर माना जाता है, और बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज द पीपल ऑफ गुजरात थिंक्स दैट दे बिलीव दिस लायन इज देयर प्राइड। दैट इज व्हाई द प्रोजेक्ट नेम इज आल्सो गिवन एज द प्राइड प्रोजेक्ट, और इसीलिए इसको प्राइड प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बट एनी हाउ, जब हम लायंस की बात करते हैं तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन लायन एंड एन एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन थोड़े छोटे होते हैं, उनकी लॉन्गिट्यूडिनल, उनकी स्किन, उनका जो फैलाव है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अफ्रीकन लायन, दैट यू कैन रीड इट आउट हियर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज अबाउट द प्रोजेक्ट लायन which was launched in 2021. This is the initiative of Indian government where Gujarat government is playing a key role, जहां पे गुजरात सरकार ने इस प्रोजेक्ट का पहले तो एम समझ लें। इस प्रोजेक्ट का एम है टू सिक्योर एंड रीस्टोर द लायंस हैबिटेट्स। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम करना, लोकल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को भी इंश्योर करना, और एक ग्लोबल लेवल पे हब बनाना नॉलेज का, जिससे हमें पता लगे कैसे इनका कंजर्वेशन किया जा सकता है। अंडर दिस प्रोजेक्ट ओनली गुजरात गवर्नमेंट इज एमिंग टू एस्टेब्लिश अ नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर। यही बात मैं आपको पहले भी बोला कि डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर इज रिक्वायर्ड, जहां पे लायन, उसके साथ साथ लायन एम्बुलेंस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लायन एम्बुलेंसेस होंगी, उनके लिए उनके ऊपर शोध किए जाएंगे ताकि कंजर्वेशन के नए तरीके ढूंढे जाएं, उन्हें इनब्रीडिंग डिप्रेशन से कैसे बचाना है इसके तरीके ढूंढे जाएं। दैट इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, राइट। यहां पे इस सेंटर के लिए इन्होंने 71 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। देन अगर हम बात करते हैं एशियाटिक लायन की, तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका एस्पेक्ट क्या है? दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैबिटेट इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक इंटरवेंशन, डिजीज कंट्रोल, वेटरनरी केयर और इको डेवलपमेंट करना, ताकि हम इन लायन की पॉपुलेशन को क्या कर सकें,
इंक्रीज कर सकें और साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज को डिजाइन करें फॉर द टाइगर, जैसे टाइगर सेंसस के लिए की थी वैसे लायन सेंसस के लिए भी। जैसे कि मैंने बोला आपको, हम दो मेजर बिग प्रीडेटर्स, टॉप प्रीडेटर्स को देख चुके हैं। अब आती है बारी स्केवेंजर की, द नेचुरल स्केवेंजर ऑफ दिस इकोसिस्टम, वल्चर्स। In the previous classes, I have talked about the biomagnification, जहां पे मैंने बोला with the use of diclofenac, the population of vulture, Indian vulture जो है वो कम होती जा रही है। और अगर vultures को बात करें तो there is a classification and a division between these vultures. कुछ vultures हैं जिन्हें न्यू वर्ल्ड vultures के नाम से जाना जाता है, कुछ vultures ऐसे हैं जिन्हें ओल्ड वर्ल्ड vultures के नाम से जाना जाता है। The Americas, North and South America, they are the new world vultures. देशों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे पाए जाने वाले vultures की। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यहां पे जो vultures पाए जाते हैं उन्हें ओल्ड वर्ल्ड vultures के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ऐसे देश हैं जहां पे vultures आपको नहीं दिखाई देंगे। One of the most important information that you can cite here. No vulture is found in Australia and Antarctica. अब यहां पे इनकी डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनका जो हेड है दैट इज बाल्ड हेड, ज्यादा फेदर्स आपको इनके हेड पे दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज व्हेन दे ईट द कैरकस, जब वो डेड को ईट करते हैं तो दे हैव टू कीप देयर नेक वेरी डाउन, इतना नीचे नेक को लेके जाना पड़ता है कि अगर कोई बैक्टीरिया डेड एनिमल से कोई बैक्टीरिया इनके बालों पे चिपक गया तो वो इनको नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज वाई वल्चर्स डू नॉट लुक प्रिटी, राइट, इसीलिए बिकॉज ऑफ देयर बाल्ड हेडेडनेस दे डू नॉट लुक प्रिटी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। वल्चर्स के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग bird at this point of time India is having, with long bare legs which is resembling to an ostrich. इंडिया में इसकी पॉपुलेशन अभी लार्ज स्केल पे डिक्लाइन होती जा रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इफ यू विल रिमेंबर, इज एन इंडिकेटर स्पीशी। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब यह है, ये इंडिकेट करता है अगर इनकी पॉपुलेशन अच्छी है तो इट विल इंडिकेट दैट the grassland ecosystem is very healthy. ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है, उसका ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि जहां पे ये मिलेंगे वहां पे लार्जली श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं। भारत के अंदर अभी अगर लार्जली आप देखेंगे तो जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, दे आर फाउंड इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ थार डेजर्ट, बट इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये स्टेट्स दिखाई देते हैं। बेसिकली आप राजस्थान से चलें, गुजरात आए, गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचे, फिर उसके बाद आप आंध्र प्रदेश एंड वहां चले जाएं, महाराष्ट्र से कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। दिस इज दैट एरिया वेयर लार्जली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर फाउंड। ऐसा देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की लाइंस बिछाई गई, जब ग्रिड कनेक्टिविटी एनहेंस हुई, उनसे टकराने के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की जो डेथ है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई। अभी इनके हैबिटेट को अभी इनके प्रिजर्वेशन के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उन्हें इंक्रीज किया जा सके। राइट, अगर हम इनके कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात करें, जैसे कि ये राजस्थान का स्टेट बर्ड घोषित किया गया, प्रोजेक्ट गोंडावन लॉन्च किया गया फॉर इट्स कंजर्वेशन इन द डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अगर हम स्टेटस देखें कंजर्वेशन, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में, और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द लास्ट पार्ट हियर that we are going to, not last, but this is also one of the important part we call as cheetah. चीता के बारे में सब बात कर रहे थे तो हम भी कर लेते हैं। चीता एक ऐसा ऑर्गेनिज्म और एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा टॉप प्रेडेटर, एक ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ दौड़ना जानता है।
वेरी हाई स्पीड, सिर्फ स्पीड है। चीता इज दैट एनिमल विच कैन बी टेम्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी टेम किया जा सकता है। बायोटिक पोटेंशियल ऑफ चीता इज वेरी वेरी लेस। थर्ड, चीता कैन नॉट रोर, दहाड़ नहीं सकता। ग्रेट कैट्स में चीता को नहीं मानते हैं हम, चीता दहाड़ नहीं सकता है, बस भाग सकता है। इसीलिए धीरे धीरे चीता की जो पॉपुलेशन है हंटिंग के कारण लार्ज स्केल पे डिक्लाइन हुई। चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए भारत में 5 से बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयत्न किए गए, जिसमें मिसेस गांधी ने प्रयत्न किए कि हाँ, हम ईरान से जो एशियाटिक चीताज हैं उनको रीइंट्रोड्यूस भारत में करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल्स के कारण, इमरजेंसी के कारण ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी हमने दुनिया का पहला सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन जो प्रोजेक्ट है विद द टॉप प्रीडेटर, हमने क्या किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, जहां पे 8 चीता को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 5 फीमेल्स और 3 मेल चीता हैं, जिसमें से आपको नामीबिया से इन चीता को यहां पे लाया गया, कुनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने बोला कि कुनो नेशनल पार्क सेकंड होम माना जाता है एशियाटिक लायंस का, बट लायंस को जब वहां पे इंट्रोड्यूस करना था तो गुजरात के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, जस्ट बिकॉज दे नो दैट द लायन इज देयर प्राइड। अब ऐसा हुआ अगर, तो इवेंचुअली प्रे बेस तैयार कर लिया गया था। प्रे बेस का मतलब है चीता भी आएगा तो खाने को तो चाहिए होगा, तो प्रे बेस चाहिए। तो उससे पहले लायन को जब इंट्रोड्यूस करना था तो कूनो नेशनल पार्क के अंदर एक प्रे बेस तैयार कर लिया गया था। इसलिए कूनो नेशनल पार्क एक फेवरेट नेशनल पार्क रहा इसके रीइंट्रोडक्शन के लिए। एंड सेकंड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कूनो नेशनल पार्क इज वेरी मच सिमिलर to the conditions from where these cheetahs are being taken। ये एक एस्पेक्ट है। और ये पूरी कहानी यहां पे जो लिखी हुई है वो मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो द चीता कंजर्वेशन फंड हैज बीन इनिशिएटेड, जो कि 1990 में स्टैब्लिश किया गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डेडिकेटेड टू द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द चीताज इन वाइल्ड। रिसर्च करना चीताज पे, एंटी पोचिंग पेट्रोल्स लगाना, देन कम्युनिटी आउटरीच करना और कैप्टिव ब्रीडिंग करना इज समथिंग इज द पार्ट ऑफ CCF। भले फंड लिखा है बट दिस इज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर चीता हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, दैट इज टर्टल्स। इंडिया इज होम टू डाइवर्स रेंज ऑफ टर्टल्स, बट पहली चीज जो मैं इसके बारे में डिलीवर करना चाहता हूं वो ये कि टर्टल एंड टॉर्टोइज हैव अ डिफरेंस। टर्टल्स आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड टॉर्टोइज आर टेरेस्ट्रियल। टर्टल्स जो हैं, जिनमें मेल टर्टल्स अपने जिंदगी का 99.9% हिस्सा पानी में ही व्यतीत करते हैं। फीमेल्स अपने एग्स को ले डाउन करने के लिए कोस्टल एरिया में आती हैं पानी से बाहर। एक बार अगर वो उन्होंने एग ले डाउन कर दिया, उसके बाद द फीमेल अगेन गो बैक टू द वाटर। बट जब भी इंक्यूबेशन होता है इन एग्स का, जो इनका मेल या फीमेल डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है, डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फीमेल्स आती हैं और टेम्परेचर कम होता है तो मेल्स जन्म लेते हैं। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे फीमेल टर्टल्स का नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट यू विल रिमेंबर हियर इज व्हेनेवर दीज टर्टल्स डू ले देयर एग्स, वो बहुत लार्ज नंबर पे एग्स ले डाउन करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात करें, तो ये मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मास नेस्टिंग का मतलब है एक साथ बहुत सारे अंडों को ये एग्स को ले डाउन करते हैं, जिसे स्पेसिफिकली एरीबाडा के नाम से जाना जाता है। एरीबाडा के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये ऐसे रीजन्स है जहां पे लार्ज स्केल पे हमें ये टर्टल्स दिखाई देते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स। और जब ये एक साथ इतने सारे एग्स ले डाउन कर देते हैं तो फिर तुम्हें दिमाग में ये सवाल आएगा कि इनकी तो जो संख्या है
वो तो बहुत ही लार्ज होनी चाहिए। जी हां, बट ऐसा नहीं होता। वट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर? When turtles lay down their eggs, उसके बाद 200-250 अगर मान लो इन्होंने अंडे ले डाउन कर दिए, बट सम ऑफ देम आर डिस्ट्रक्टेड बाय द एनिमल्स ऑफ द कोस्टल एरिया। ठीक है, वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके पैरों के नीचे आ गए, कुछ ह्यूमंस के पैरों के नीचे आ गए तो टूट गए। कुछ जो बचे वो जैसे ही इंक्यूबेट होकर जन्म लेते हैं तब उनके अंदर एक रेस चलती है कि वो फटाफट कोष से कहां चले जाएं, पानी में चले जाएं। पानी में जब वो जा रहे होते हैं तब ऊपर से वो बर्ड्स का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए बहुत कम नंबर ऑफ टर्टल्स ही सरवाइव कर पाते हैं। यही नेचर का गेम है कि इस पूरे नेचर ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, जिससे बर्ड्स का खाना भी हो गया, टर्टल्स का नंबर भी इंश्योर्ड है, और ऊपर से जब भी कोस्टल रीजन में ये एग्स टूटते हैं तो दे आर न्यूट्रिशियस इन नेचर, दे ऐड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, और सॉइल के अंदर वेजिटेशन डेवलप होती है और सॉइल इरोजन कम होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज टर्टल्स, राइट। सॉइल इरोजन तक मैं आपको लेके गया हूं इन टर्टल से, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम इनकी मास नेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आप जाने ना, ऑलिव रिडले टर्टल हो या लेदर सी टर्टल हो, इनका स्टेटस वल्नरेबल होगा। ये एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं आएंगे क्योंकि मास नेस्टिंग करते हैं। भारत के अंदर देखें तो आपको ओडिशा के इस तट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, गहीरमाथा, जहां पे ऑलिव रिडलेस का नेस्टिंग बीच जिसे कहा जाता है, यहीं पे आप एरिबाडा भी देखेंगे। दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अंडर शेड्यूल 1. So this is how we have seen the various conservation prospects of the various species in India. And अगर मैं इस सब चीजों को conclude करूं तो you will realize that this entire conservation is, yes, though complex in nature, but has multifaceted endeavors. अब अगर हम holistically, comprehensively, diversified strategies के थ्रू पूरा का पूरा ये कंजर्वेशन प्लान चला रहे हैं तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज will be able to survive on this land, which is considered as the mega diverse nation of the world. I hope you liked it. See you soon with the next lecture of environment and ecology. Thank you so much.